हेलो। हेडिंग दीजिए, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है। देखो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। आज मेन टॉपिक रखेंगे भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हो और झील है जैसे कुछ फैक्ट लेकर के आप पढ़ लेना, लेकिन बस इसको देखो, जैसे भारत की प्रमुख झीलें, इसको हम कई पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे मान लो झील में अगर देखें तो एक, जैसे देखो नदी द्वारा निर्मित झील। ठीक है। नदी द्वारा द्वारा निर्मित झील, ये कई बार नदी द्वारा निर्मित झील पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि बुलर झील। ठीक है। बुलर झील किससे निर्मित है? बुलर बुलर झील है कहाँ? हेलो। झेलम से पकड़ जाता है। हाँ, तो बुलर झील हो गया झेलम नदी द्वारा। ठीक है। ये है झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर में। ठीक है। दूसरा देखो, और जैसे हिमानी द्वारा, तो हिमानी द्वारा काफी झीलें हैं। हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी, हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील। अच्छा, ये बताइए, कश्मीर की जो डल झील है वो किसका उदाहरण है? डल झील। हेलो। जी सर। डल झील किसका उदाहरण है? सर इसका पता नहीं है। हिमानी द्वारा। ठीक है। तो डल झील और बुलर झील में अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए, अब जैसे पवन द्वारा निर्मित झील, पवन द्वारा निर्मित झील, निर्मित झील, पवन द्वारा निर्मित झील का कोई उदाहरण? पवन द्वारा, सर ये राजस्थान में होगा जो भी होगा। राजस्थान का नाम? सांभर झील। पता नहीं कौन है। सांभर, सांभर झील राजस्थानी कैसे बनता है ये बताइए। पवन द्वारा निर्मित झील बनता कैसे? जब नदी द्वारा या अपरदन, ये हवा से या नदी से, या फिर क्या और कोई एग्जांपल बताओ पवन द्वारा निर्मित झील में। जैसे देखो, राजस्थान के यहाँ पे दो तरह के झील बनते हैं। एक तो नदी द्वारा। ठीक है। कई सारी जो छोटी छोटी नदियां होती है और उसके कारण जो झील बन जाए, तो और वहां पे हम देखते हैं कि कुछ वादियां जैसा विकसित हो जाता है। ठीक है। और राजस्थान में या रेगिस्तान में देखते हैं कि कई बार हवा क्या करती है, रेत को उड़ाते उड़ाते उड़ाते, मतलब पवन इतना पवन के अफवाह से भूमिगत जल ऊपर उभर करके आ जाता है। समझो, तो जो इसके कारण जो झील बनती है उसको पवन द्वारा निर्मित झील बोलते हैं। लेकिन एक और झील, जैसे आपने देखा कि बरसात, छोटी छोटी जो नहरें मिल करके, नहरें के कारण या फिर जल के रुकने के कारण जो झील बनती है, वो एक अलग एग्जाम्पल होता है। तो पवन द्वारा निर्मित झील। और नेक्स्ट लिख लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है कोई? ज्वालामुखी, हाँ तो कंपन से लग रहा है। नहीं है कोई। एक है नक्की झील। नक्की, नक्की झील, ये है राजस्थान में। लिख लेना ब्रैकेट में, राजस्थान नक्की झील। और दूसरा लुनार झील कहाँ है? लुनार झील महाराष्ट्र। हाँ हाँ, ये दोनों ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील के उदाहरण हैं। क्लियर?
और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए नीचे, आपकी कॉपी पे जगह होगा तो। कितने हो गए? चार, पांचवा लिख लीजिए। मानव निर्मित, नहीं पहले ये लिख लो, महत्वपूर्ण ये है, सागर तरंग द्वारा, सागरीय तरंग, सागरीय तरंग, सागरीय तरंग द्वारा निर्मित झील। इसके एग्जाम्पल, चिल्का झील कहाँ है? पुलिकट झील, चिल्का, चिल्का इका, चिल्का झील हो गया कहाँ? उड़ीसा। दूसरा, पुलिकट कहाँ है? पुलिकट आंध्र प्रदेश। हाँ, पुलिकट आंध्र प्रदेश। और कोई एग्जाम्पल पुलिकट के बाद? वेम्बनाड कहाँ है? वेम्बनाड केरल। वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील केरल। केरल तो कुछ ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, याद रखना। और नेक्स्ट देखो, मानव निर्मित झील का कोई एग्जाम्पल। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस केवल एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे ना, वहां समझ में आ जाएगा। मानव निर्मित, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए बस अब। जैसे गोविंद सागर है ना, गोविंद सागर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और निजाम सागर, हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम, इससे हैदराबाद या आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नागार्जुन सागर, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, बताइए। कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में नागर। थोड़ा याद नहीं रहे थे, मतलब याद है लेकिन नहीं होता, थोड़ा भूल ये सा। भी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो देखो हमने तो भारत के प्रमुख झील हमारा हेडिंग था। और भारत में कई तरह के झील पाए जाते हैं। एक है जो नदी द्वारा निर्मित झील है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिया है, जैसे गोकुल झील वगैरह, और भी है बहुत सारे। तो महत्वपूर्ण जो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, और बहुत सारे फैक्ट है, और लुसेंट में भी है, कई जगह है, तो वहां से एक बार देख लेना। इसमें जो सबसे पहले हमने देखा कि नदी द्वारा निर्मित झील में एक एग्जाम्पल लिया हमने, किसका? वुलर झील, ठीक है, क्लियर। वुलर झील ये नदी द्वारा निर्मित झील है, झेलम नदी और कश्मीर। एक हमने देखा हिमानी द्वारा निर्मित झील, तो इसका एग्जाम्पल है डल झील। महत्वपूर्ण है, कई सारे हिमानी से निर्मित झील है इंडिया में, ये भी कश्मीर में है। पवन द्वारा निर्मित झील, अभी बताया कि रेगिस्तान में कई तरह से झील बनता है, जैसे छोटी छोटी नदियां जैसे के किनारे या फिर उसके पानी के जमाव से भी झील बनता है, वहां पे बादलों का विकास होता है। और एक होता है कि जब पवन वहां काफी अपर्दन करती है, और उसी पवन की जो अफवाह होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि भूमिगत जल सतह पे आ जाता है, तो इसके कारण जो झील का निर्माण होता है, तो उसे हम पवन द्वारा निर्मित झील कहते हैं। और ये मुख्यतः हमारे राजस्थान में, सांभर झील भारत में अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल। ज्वालामुखी झील भारत में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। नक्की झील राजस्थान, और लुनार झील महाराष्ट्र, ठीक है। और सागर ये तरंग से बना हुआ झील, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील ये भी सागर से बना हुआ झील है, तरंग से। ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, और वेम्बनाड केरल, याद रखना है। और जैसे मानव निर्मित झील में गोविंद सागर है, निजाम सागर है, अर्जुन सागर है, कई सारे ऐसे झील हैं जो मानव निर्मित है। क्वेश्चन लिख, ये लिख लिया पूरा।
जी सर। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन फर्स्ट। कथन फर्स्ट लिखिए, देखिए डल झील, डल झील नदी द्वारा निर्मित, या गोपुर झील भी लिख सकता है। ठीक है, नदी द्वारा, नदी द्वारा ब्रैकेट में लिख देना गोपुर झील, गोपुर झील का प्रमुख उदाहरण है। डल झील नदी द्वारा निर्मित झील का प्रमुख उदाहरण है। झील का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, दूसरा कथन लिखिए, दूसरा, वुलर झील, वुलर झील हिमानी द्वारा निर्मित, निर्मित झील का उदाहरण है। झील का उदाहरण है। ठीक है, कथन थर्ड लिखिए, कथन थर्ड, नक्की झील, नक्की झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। अवस्थित है। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है, और इस उद्देश्य से बनाता हूँ कि कहीं इसी तरह के क्वेश्चन, देखो सिविल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा हमेशा काम रहता है कि टफ क्वेश्चन बनाओ और उसको समझा करके इजी कर लेना। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, अभी मैंने लिखवाया वही सारा फैक्ट है, याद रखना है बस फैक्ट, कि कहाँ क्या है, कैसा झील है, इस सब का, और थोड़ा सा आप फैक्ट से, जो किताब है वहां से फैक्ट उठा करके और पढ़ लेना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा, पब्लिक डालकर कैसे लिखना, से कथन सत्य है या ऑब्लिक है। लिख लिया क्वेश्चन? जी सर। लिखिए, पहला, ए, केवल एक और तीन, बी, केवल दो और तीन, सी, एक, दो और तीन, सभी लिखा हो सकता है यहाँ पे, डी, नन, कोई नहीं। बताइए आंसर। सर डी नन, कोई नहीं। नन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये डल झील है। डल झील क्या नदी द्वारा बना हुआ झील है या गोपुर झील है? नहीं सर, हिमालय का है। हिमानी द्वारा बना हुआ है। और बुलर झील नदी द्वारा नदी निर्मित झील द्वारा। है, और ये झेलम नदी पे है। और नक्की झील कहाँ है? नक्की झील राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी। तीनों क्या है, गलत है, तो इसमें से कोई सत्य नहीं है। क्लियर? देखो, एक क्वेश्चन जैसे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसंगत है। जैसे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो विसंगत
या असमान? निम्नलिखित में से कौन विसंगत या असमान झील का उदाहरण है? झील का उदाहरण है। मान लो ऐसा नहीं है कि ये वनडे एग्जामिनेशन पूछेगा, आप लोगों से भी पूछ सकता है सिविल में। विसंगत या असंगत झील का उदाहरण है। ठीक है, नंबर ए नक्की झील, बी मुनार झील, सी डल झील, और डी नन। अब बताइए। हेलो, आंसर बताइए। सर इसमें सी असंगत होगा, क्योंकि नक्की झील और मीनार झील ही ज्वालामुखी झील है। हाँ, ये किसके द्वारा निर्मित है? आप कह रहे थे कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील भारत में नहीं है। सुना हैं? हमको ध्यान नहीं है बता। ऐसे लुनार को क्रेटर बोलते हैं, हमको ध्यान में भूल गया कि क्रेटर तो होता है। क्रेटर, क्रेटर झील क्या होता है? जी क्रेटर, सर, क्रेटर। ज्वालामुखी झील ही होता है, उसका मुख्य जो बनता है। हाँ, तब। सर वही ध्यान में नहीं होता, लेकिन बाकी के बारे में नहीं पता था। हाँ, तो ये देखो, ये जो झील है इसमें एक अलग है, विसंगत है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, तो ये डल झील क्या हो जाएगा आपका? विसंगत है। ठीक है, डल झील इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों क्या है? क्रेटर से कहिए या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? जी इस तरह सर से आ भी रहा है। क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। वहां पे अब जैसे हमारा जैसे भारत में जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजना, तो जल संसाधन में झील आता है, कई तरह के आएगा। जैसे हम सिंचाई किस किस चीज से करते हैं, चाहे वो नहर से हो, पंप से हो, कुआं से हो। इस पे आप एक बारी आर्थिकी का देख लीजिएगा कि जैसे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले 5 राज्य कौन से सर्वाधिक सिंचित है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सब कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा अनसिंचित। तो इसका थोड़ा सा डेटा एक बार देख लेना। और कि और जैसे शीर्ष 5 नहर सिंचित क्षेत्र कौन से हैं, नलकूप द्वारा किस में होता है, तालाब से सिंचाई में मेरे ख्याल से तालाब से आंध्र प्रदेश में है, और कुआं से सिंचाई में शायद कुआं में गोवा या महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो एक बार इस फैक्ट को देख लेना। ठीक है, नए डेटा के हिसाब से। वैसे मुझे नहीं लगता है कि डेटा उतना बदला होगा क्या। चलिए लिख लीजिए, एक लिख लो। और जैसे भारत में सिंचाई सिंचाई भारत में सिंचाई, ये सर जैसे नोट में क्या लिखा रहे थे? तो वो हेडिंग दीजिए, सिंचाई इरिगेशन इन इंडिया, या सीधा लिख लो भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई। ठीक है, भारत में सिंचाई, इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, या कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। आप देखना क्वेश्चन। जैसे देखो, एक है बृहद सिंचाई योजना, सिंचाई योजना करके लिख सकते हैं, योजना। ठीक है, तो पहला है बृहद, बृहद सिंचाई योजना। महत्वपूर्ण है, इसको आसानी से मत लेना, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है। ठीक है, बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत में क्या आता है?
10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, हजार क्वेश्चन देखा है कि नहीं? हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की जब सिंचाई की बात की जाए तो ऐसी योजना जो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई के लिए बात करता है तो वो बृहद सिंचाई योजना के तहत आता है। और इसमें खास करके नहर नहर और क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना, है कि नहीं? बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, याद रखना कि बृहद सिंचाई में, और दूसरा देखें मध्यम सिंचाई योजना। मध्यम सिंचाई योजना, इसमें कितना से कितना हेक्टेयर आता है? जैसे 2,000 से लेकर के 10,000। ठीक है, हेक्टेयर। और ये मुख्यतः जैसे छोटी नहर योजना वगैरह होता है उसके अंतर्गत आ जाएगा, छोटी नहर। ठीक है, या नहरें लिख लो। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, लघु सिंचाई योजना। अगर रिवीजन किया होगा, देखा होगा लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितना हेक्टेयर आता है, दिखा है क्वेश्चन? लघु सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2,000 हेक्टेयर या इससे छोटी, या इससे कम। क्लियर? जैसे छोटी नहरें, खास करके इसमें आ जाएगा कुआं, तालाब, तालाब आदि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो हमने देखा कि बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत हम ऐसी योजना को शामिल करते हैं जो जिसका उद्देश्य क्या है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र है वो है 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, और लघु सिंचाई योजना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, 2,000 हेक्टेयर और या उससे कम का क्षेत्र। ठीक है, इसमें नहर बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा, छोटी नहरें, और इसमें आ जाएगा छोटे जैसे छोटी नहर, कुआं, तालाब आदि। लिख लिया इसको। तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखा है क्वेश्चन? जी सर। तो एक ये याद रखना। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि जैसे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, एक बार पॉइंट लिख लीजिए, सर्वाधिक शिक्षित सिंचित। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित वाले, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले 5 राज्य, मेरे ख्याल से सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, पंजाब आते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। कुछ लिखवा दूं या एक बार चेक कर लोगे, ये बताओ। सर लिखवा दीजिए। आर्थिकी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझको जो याद है, और इधर मैंने आर्थिकी देखा नहीं, कंफर्म नहीं करा है। मैं अपने हिसाब से लिखा दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, क्लियर? कहीं इकोनॉमी सर्वे जो है और या फिर आर्थिकी का एक बार देख लेना। वैसे देखो, अगर जैसे देखो सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला 5 राज्य देख लीजिए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है ऐसे राज्य। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और पंजाब,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, समझ रहे हैं? क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जी सर। प्रतिशत नहीं, ध्यान रखना। किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है, क्षेत्र। और दूसरा लिख लो, अ, ये कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत, ये कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से लिख लो अपना, प्रतिशत की दृष्टि से। प्रतिशत, क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब में, ये तो 100% है, ये पंजाब है, फिर हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, और यहाँ पे लिख लो बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक शिक्षित में 5वां स्थान पे। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, देश में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि देश में सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से, सबसे सबसे कम, ध्यान रखना प्रतिशत के हिसाब से, इसी के साथ लिख लेना, इसी पॉइंट के साथ इसको नीचे ऐड कर लेना, तब नेक्स्ट पॉइंट लिखना। सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में, मिजोरम। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है? मिजोरम। ध्यान रख लेना एक बार इसको। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे शिक्षित हो गया, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे शिक्षित क्षेत्र हो गया, ये दो चीज हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित, असिंचित राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित। देखो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पहला लिखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। अब हो सकता है इन दोनों में चेंज कुछ हुआ हो, लेकिन लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो इसमें असिंचित क्षेत्र में राजस्थान से ज्यादा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कैसे हो गए? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एक बार चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है इसमें परिवर्तन हुआ हो, मैंने पहले बोला ना, लेकिन यही है, एक बार देख लेना आप भी। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल सर्च कर लेना। मैंने सर्च नहीं किया, मुझे लगा कि ये आप कर लोगे, एक बार फिर भी देख लेना, लेकिन अभी लिख लीजिए इसको, यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब शीर्ष 5 सिंचित, जैसे शीर्ष तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से असिंचित में। अब जैसे एक कुछ पॉइंट लिख लो, इसको सर्च कर लेना है। जैसे नहर से, अगर जैसे शीर्ष
नहर से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष ऐसे कितने 5 राज्य जो नहर से सिंचाई में आगे हो। तो इसमें लिख लो इसका। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब और कर्नाटक, पंजाब और कर्नाटक। ठीक है, तो ये नहर से हो गया, लिख लिया। अब जैसे नलकूप से पूछ दे कि नलकूप से, नलकूप द्वारा सर्वाधिक शीर्ष में, तो नलकूप से देखो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नलकूप द्वारा। नहर नलकूप देख लिया, नहर और नलकूप के बाद जैसे पूछ देगा तालाब, तालाब द्वारा शीर्ष राज्य में तालाब, तो सबसे ज्यादा जो तालाब से सिंचाई होता है साउथ में होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, बिहार और एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुआं को भी क्यों छोड़ोगे, लिख लो कुआं द्वारा, कुआं द्वारा सबसे पहला लिख लो गोवा, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब क्षेत्रफल में महाराष्ट्र, राजस्थान सबसे ज्यादा, जैसे राज्य के हिसाब से किस राज्य में उसके क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु। क्लियर? जी सर। हाँ, तो कुछ इसको एक बारी और चेक सर ये कर। सब आर्थिकी में रहता है? हाँ, आर्थिकी में होगा। आर्थिकी एक बारी जब देख लो, और घटना चक्र की आर्थिकी एक पतली सी बुक आती है, अगर समय है तो देख लो, और नहीं तो अभी करेंट जो चीज कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दे करके करेंट और बिहार करेंट स्पेशल रिवीजन करिए, आर्थिकी करंट के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये समझ लिख लिया। जी सर, लिखिए। अब हेडिंग दीजिए बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। रंजित कहेंगे कि मेरा क्लास छूट गया। क्लियर? क्या बोले? रंजीत कहेंगे कि मेरा क्लास छूट गया सर। नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना में? दामोदर घाटी परियोजना। तो पहला लिखिए दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। ये मैंने लिखवाया था, याद होगा, कब की परियोजना है ये? दामोदर घाटी परियोजना, 1948। और इसमें 1948, और इसमें ये
सबसे जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ये परियोजना किस देश की परियोजना पे आधारित है, किस देश की कौन सी परियोजना पे आधारित है, बताइए, दोनों का आंसर बताइए। यूएसए के टेनेसी नदी। है यूएसए टेनेसी। यूएसए हाँ, कौन सी नदी? टेनेसी टेनेसी। टेंसी, हाँ ठीक है, टेंसी घाटी परियोजना। लिखिए, इसमें जैसे लिख लो, सबसे पहला पॉइंट कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, पहली परियोजना, ठीक है। और ब्रैकेट में यहीं पे लिख सकते हो 1948, दूसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। लिख लीजिए परियोजना का आधार, परियोजना का आधार यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और डैश लगा करके लिख देना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी, ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना। और जिस समय ये बना होगा उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किसने कहा था बहुउद्देशीय परियोजना को कि आधुनिक भारत का मंदिर है, आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल? हम्म, किसने ये कहा था? स्टेटमेंट याद आ रहा है कि याद नहीं आ रहा। अभी मैंने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, ठीक है, इसको भी लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ, इसके साथ ही लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो ये जो मुख्य रूप से ये परियोजना है, वो इसमें लिख लो झारखंड और दामोदर घाटी, एक दामोदर घाटी निगम का बनाया गया था, ठीक है, निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम द्वारा खास करके जो आपको पता है कि किस तरह से बंगाल के लिए एक दुखद स्थिति होता था, इस तरह से बिहार के लिए क्या है, उसी है, ठीक है। तो झारखंड और बंगाल, पश्चिम जो हमारा पश्चिम बंगाल है, उसको ध्यान में रख करके, या इससे दो राज्य मुख्यतः लाभान्वित है, इससे झारखंड और बंगाल, तो लिख ही लो झारखंड और प्लस पश्चिम बंगाल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन में तो नहीं पड़ोगे ना? नहीं सर। इसमें कुल कितने बांध बनाए गए हैं बताइए, बांधों की संख्या कितनी है? इस परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए थे? ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा क्या? कुल 8, नहीं सर। लिख लीजिए, कुल 8 बांध बनाए गए थे। अब ये भी लिखवाना पड़ेगा, लिखो तिलैया, तिलैया, कोनार, तिलैया, कोनार और मैथान, पंचेत, ये तो मैंने लिखवा दिया था, पंचेत, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी और पहाड़ी, बरमू करके, बरमू, बाल पहाड़ी, बरमू और दुर्गापुर, दुर्गापुर, और एक है अय्यर बांध, अय्यर बांध, क्लियर? ठीक है। और देखो इसमें जो बांधों की संख्या है, और इसमें जो पावर प्लांट्स लगाए गए थे वो कहाँ कहाँ लगाए गए थे?
इसके हिसाब से जो ताप विद्युत गृह का जो निर्माण किया गया था, इसमें बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और तारापुर। ठीक है, ताप विद्युत गृह को जो फायदा हुआ था इससे, जलापूर्ति के लिए। ठीक है, तो इससे बोकारो, दुर्गापुर, और ये क्यों महत्वपूर्ण था ये बताइए, दुर्गापुर, चंद्रपुर, चंद्रपुर और तारापुर। देखो ये भारत का, आप समझ रहे हो भारत का क्या है, ये रूर प्रदेश है कि नहीं? भारत का रूर प्रदेश है, जहाँ खनिज संसाधन और हैवी इंडस्ट्रीज स्वतंत्रता से पूर्व में ही हमने देखा है कि उधर खास करके जो लौह धातु उद्योग वगैरह, कोयला भी है, तो इनको कोयला, बिजली, मतलब ईंधन की भी बहुत जरूरत है। दूसरा कि हमने देखा कि ये बंगाल के लिए किस तरह से समस्या भी था, तो खास करके हमने उद्योग और केंद्र विकसित करने के लिए और देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए इस पर ध्यान रखा गया था। और दोनों मुख्य रूप से यही था इसका उद्देश्य, लेकिन साथ के साथ इसको बंगाल की जो विविधता है उसे भी बचाना था। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता की पहली है ये बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी, और यूएसए के टेंसी नदी घाटी परियोजना पे आधारित है। बंगाल और झारखंड 8 परियोजनाएं इस पे थी, तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत, बालपहाड़ी, बरमो, दुर्गापुर और अय्यरबान। इसमें जो ताप विद्युत को जो जलापूर्ति में ध्यान रखा गया था, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और तारापुर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिख लिया तू? जी लिख लिया? जी जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लो, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, देख लिया? जी सर। अब देखो, ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख लो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश लिख लो। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, आप एक ही लाइन में लिख लीजिए, सतलज नदी पर, सतलज को अंडरलाइन कर दें, सतलज नदी पर बनाई गई यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये शायद 1963 देख लेना एक बार, 1963 के आसपास की है ये। और इसकी जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है, गुरुत्वीय ऊंचाई? 225 है बांध की 225 मीटर। 200 अरे ठीक है, हम निकल आ रहे हैं। 226 मीटर के आसपास है ये। और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भाखड़ा बांध जो है संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, अरे गुरुत्वीय ये बात क्यों बोल रहे थे इसको?
मतलब आप गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से एक खड़ा बांध है ये, ठीक है। तो हाइट की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक झील का विकास हुआ है। झील, क्या नाम है? झील, बताइए। बांध के पीछे एक झील है। गोविंद सागर कहाँ है? गोविंद सागर झील, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए। लिख लिया, अभी लिखवाया था ना, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। और कैसा झील है ये? मानो नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, अब जैसे क्वेश्चन बना देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कहते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है, सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना से भाखड़ा नंगल परियोजना द्वारा विकसित प्राकृतिक झील गोविंद सागर झील है, ठीक है। समझ रहे हो? उसने क्या दे दिया? प्राकृतिक झील। बात को पकड़ना है, ये नहीं समझना है कि गोविंद सागर झील, ठीक है, भाखड़ा नंगल से ही बना है और सतलज नदी से ही विकसित हुआ है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो भाखड़ा नंगल हो गया। एक लिख लो, कोसी परियोजना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको एक बार और देख लेना। बिहार स्पेशल बुक तक पढ़ के, कोसी परियोजना, यहाँ पे मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ, कोसी परियोजना, ठीक है। अब देखो, ये मुख्य रूप से जैसे हमने दामोदर नदी घाटी के बारे में पढ़ा, इसी तरह से कोसी, खास करके जो वो हमारा उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार के लिए कोसी, या बिहार के लिए कोसी को क्या कहा जाता था? बिहार का, एक तरह से बिहार का शोक था ये, ठीक है। शोक की तरह हम इसको मेंशन करते हैं, खास करके उत्तरी बिहार, ठीक है। अब देखो, इस पर जो मुख्य नहर, उसी पर जो बना हुआ बांध है वो क्या है? हनुमान नगर बैराज। लिख लीजिए, हनुमान नगर बैराज, ठीक है। इसमें क्या है? हनुमान नगर नगर बैराज। और यहाँ से नहर भी निकाला गया है, एक बार बिहार स्पेशल में इसको पढ़ लें, ठीक है जी, ठीक है। बिहार स्पेशल में देख लेना, आपके पास बुक होगा, वहां पे दिया होगा। देखो, नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद, रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, रिहंद, ये कहाँ है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा है रिहंद बांध परियोजना का, ठीक है। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये किस नदी पर बना हुआ है? नाम ही है रिहंद, है ना। और रिहंद किसकी सहायक है? रिहंद नदी किसकी सहायक है? हैं? तब इसका लोकेशन नहीं। रिहंद सोन की सहायक, ठीक है।
सोन, उत्तर प्रदेश में सोन की जो घाटी है ना, उसी की सहायक नदी है रिहंद। ठीक है, ये मिर्जापुर के आसपास है। हाँ, मिर्जापुर के पिपारी नामक स्थान पे। ठीक है, मिर्जापुर पिपारी, मिर्जापुर के आसपास है, तो ध्यान रखना रिहंद और सोन नदी का सहायक। अब बताइए, इससे रिहंद परियोजना से जो झील का विकास हुआ है, यूपी में कोई क्वेश्चन पूछा हो, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिहंद बांध के जो पीछे एक झील, इससे जो झील बना है, उस झील का नाम क्या है? झील। ठीक है, यहाँ है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपने रिवीजन किया होगा तो फटाक से याद आए। गोविंद वल्लभ पंत सागर पूछा हुआ है कि नहीं, बताओ। गोविंद, जी सर पूछा है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी परियोजना का देन है? ठीक है, ये रिहंद बांध से। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ सागर। और ये कैसा है, प्राकृतिक रूप से विकसित है या कृत्रिम झील है? मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। कृत्रिम है। ठीक है, मानव निर्मित है, या इसी को कृत्रिम लिख सकते हैं। और ये जो अगर देखा जाए, कृत्रिम सागर में एक सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा कृत्रिम क्या है, झील है। ध्यान रखना, ये भी आपका सर तो ये इसे भी नहीं पड़ेगा। क्या क्या, थोड़ा इसे माइक नहीं पड़ेगा ना। है, माइक को थोड़ा पीछे रख करके बोलिए। वो नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा ना। हाँ, उत्तर प्रदेश, अभी बोला ना, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोविंद सागर, गोविंद, सॉरी, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। लिखो चंबल, जी सर नेक्स्ट लिखिए चंबल, चंबल परियोजना, या चंबल घाटी परियोजना भी लिख सकते हैं। चंबल परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। चंबल किसकी सहायक नदी है? जमुना की। यमुना की। ठीक है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। और देखो, ये जो परियोजना है, ये चंबल नदी पर आपका ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख है ये। ठीक है, यमुना की सहायक है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहायक परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहायक परियोजना है। ठीक है, देख लिया। अब इस पे मैंने कुछ झील लिखवाया था, याद करो। मध्य प्रदेश में कौन सा? होता है सर। है पिछली निजाम क्लास, सागर। झील मैंने बताया था। इससे जो मतलब जलाशय जो बने हैं परियोजना से जो निर्मित सागर है, झील या सागर कहिए, झील ना कह करके सागर कहना ज्यादा सही है। वो कौन कौन से है? मैंने बताया था गांधी सागर, याद है कहाँ है गांधी सागर? मध्य प्रदेश। ठीक है, और मैंने बताया था राणा प्रताप, दूसरा बताया था जवाहर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर,
ठीक है। और एक इस पर एक और याद रखना, एक कोटा बैराज भी है। कोटा बैराज, ये सब के सब कहाँ से जुड़ा हुआ है? राजस्थान। ठीक है। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों के तीनों चंबल घाटी परियोजना या चंबल नदी घाटी परियोजना का देन है। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट बढ़े। जी सर। हाँ, चलो लिखो हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी। महानदी। ठीक है। हीरा अपने आप में महान होता है। ठीक है, हैं? महानदी होता है कि नहीं होता है, बताइए। जी सर होता है। एक एग्जाम्पल दीजिए। विमल घाटी में। हम्म, एक महान एग्जाम्पल दीजिए। एक हीरा जो कहाँ नहीं घुमा इंडिया से। जी सर, जो अभी महारानी के साथ में है। कोई भटकते 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 ब्रिटिश ताज पे पहुंच करके रुक गया है। क्लियर। क्यों है वहाँ पर है। और फिर एक आएगा तो फिर मार्केट शुरू हो जाएगा। ये नहीं तो सब मुझे नहीं लगता, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। और एक हीरा अभी प्रधानमंत्री साहब ने किसकी वाइफ को गिफ्ट किया है? लैब में विकसित हीरा है, याद रखना। ठीक है, किसको दिया है? जो बाइडेन। हाँ, वो याद रखना। तो ये देखो, तो हीराकुंड परियोजना अपने आप में महान है, तो महानदी या पर है। फिर वो जो हीरा है वो लैब में विकसित किया है। क्या? हाँ, लैब में विकसित है, लैब में। ठीक है। तो मतलब उसी में जैसा होगा तो उससे अलग होता है। उसी के जरा मतलब आप जो सामान्य लोग हैं वो अंतर दोनों में नहीं कर सकते। और कई बार लैब विकसित हीरा नेचुरल हीरा से भी परिष्कृत होता है। ठीक है, तो एक बहुत बेहतर तरीके से इसे डेवलप किया गया है। महानदी लिख लो, उड़ीसा। ये उड़ीसा की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, और उड़ीसा के लिए ये महानदी क्या था? शोक था। तो सर बिहार की रेस तो खरी नहीं सुधर रहा है, इतना कुछ मुश्किल हो रहा है। क्या? कोसी का स्थिति नहीं सुधर रहा है, इतना बांध बनाने होने के बाद भी। तो देखो कारण क्या है नहीं सुधरने का? एक तो नेपाल से वर्षा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमालय की जो नदी होती है ना, उसमें रास्ता बदलने का आपने पढ़ा होगा कि वो रास्ता बदल लेती है। ठीक है, अब आप वहां पे देखो, कमला है उसी के अब वहां पे अगर हम देखें तो कई सारी नदी हैं, कमला, बलान। इसके बाद जो उत्तरी बिहार भारत की जो नदी है, या उत्तरी बिहार की जो नदी है, वो नदियों का देखो कितना मैंने अपनी आंख से देखा है कि नदी पहले कहाँ थी। एक छोटी सी नदी की बात करता हूँ मैं, जब मैं मेरे नाना जी का घर बिहारी है, मधवापुर के पास, और मेरा सीतामढ़ी है। तो बीच में कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो नेपाल से आती हैं। ठीक है, और वो छोटी नदियां भी देखा, एक तो पहले भिट्टा मोड़ में बहती थी, और वो नदी चली गई है भिट्टा मोड़ से 3-4 किलोमीटर इधर उत्तर की तरफ, समझो क्या नाम है उसका, उधर आ गई है उधर। और उसमें एकदम देखोगे उस नदी में, तो मैंने देखा कि पूरा एकदम रेत भरा हुआ है, सफेद रेत। इतनी सिल्ट आती है ना नदी में, नदी का जो सिल्ट के कारण नदी जमीन के स्तर तक आ जाता है। आप मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी की तरफ निकलिए, पटना मत जाओ, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी कई सारी नदियां हैं,
और देखो नदी का जो सिल्ट है क्या खेत के बराबर हो गया है कि नहीं हो गया है। हेलो, या आप अपने यहाँ की नदी में देखिए। जी सर, गंडक जो बगान में काटती है उसको मैं देखी, वो बहुत पीछे थी, इधर आ गई। अब बीच में थोड़ा सा गाढ़ा गढ़ मैंने गड्ढा ज्यादा है थोड़ा, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा खेत की तरह है। हाँ, तो स्वाभाविक है कि फिर क्या होगा, नदी अपना रास्ता बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, लेकिन तो नहर के बराबर उसकी गहराई मतलब है कि ज्यादा है। बाकी हाँ जितना वो क्षेत्रफल में फैला है वो पूरा खेत की तरह लगता नहीं, वो नदी है उसको हाँ, जो कटना। कैचमेंट कैचमेंट एरिया जिसे हम कहते हैं, कैचमेंट एरिया, नदी का मुहाना कैच, नदी जिसमें नदी जो बहती है, जो धारा है उसका, वो कैचमेंट एरिया की तरह ही प्लेन होती जा रही है। गाद इतना है ना कि गाद, और प्रत्येक साल बाढ़ आना, या फिर नदी में वो देखो कितना धूल मिट्टी होती है, उसमें गाद कितना होता है, सिल्ट एकदम वो बैठ जाता है, नदी का मुहाना भरते जा रहे हैं, मतलब जो बहाव क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहे हैं, और कैचमेंट एरिया का तो वही हाल होता जा रहा है। और लोग ऊपर से लोग घर बना लेते हैं उस पे, वो भी एक है। तो सबसे बड़ी बात वही है, उसका नदी का रास्ता का रूप बदलते रहना। ठीक है, ये देखो महानदी उड़ीसा का स्रोत था। और ये जो हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध लंबाई में बहुत ज्यादा है। ठीक है, करीब 500 मीटर के आसपास, यानी 4801 मीटर लंबा है। ठीक है, और लगभग 61 मीटर ऊंचा है। देख लेना है, तो हाइट इसका 61 मीटर है। और इस तरह से देखा जाए तो लंबाई में कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे लंबा है, पर चेक कर लेना कि अब स्थिति बदल गई हो। ठीक है, भारत की तो सबसे लंबा है ही, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, क्लियर। देखो एक नदी है, आ, ईब नदी। ईब नदी, ध्यान रखना, ईब नदी ये काफी चर्चा में था, खास करके जो ब्रजनगर, मतलब ब्रजनगर के पास कागज का कारखाना है। वो कागज के कारखाने का जो निकलने वाला प्रदूषित जल है वो इस नदी में आता था। ठीक है, और ये काफी चर्चा में इसलिए रहा कि इसका जो पानी है ये मिलता है किसमें, ये किसकी सहायक, महानदी की सहायक है, महानदी में आएगा। और इसके कारण क्या होगा, महानदी से अब इससे जो हीराकुंड हमने देखा, महानदी हीराकुंड परियोजना, ये क्या होगा, प्रदूषित होने का एक बहुत बड़ा क्या है, समस्या था। तो ध्यान रखना, अगर कहीं जैसे पूछ रहे ईब नदी, तो ईब नदी इसलिए इस चर्चा में था, यहाँ से निकलने वाले प्रदूषित पानी से हीराकुंड का जो है ना प्रदूषित होना, इसलिए ये चर्चा में था। दस कौन सी जगह पे लगाया गया था जहाँ से पानी होता है? ये शायद ब्रजराज या ब्रजनगर करके जगह है। ठीक है, उसमें कागज के मील का पानी इसमें डाल दिया जाता है। तो ये काफी चर्चा में था। क्लियर। अब देखो कुछ एक जैसे एक और बिहार का लिख लो, बिहार स्पेशल में पढ़ लेना उसको, जैसे गंडक परियोजना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। गंडक परियोजना जो उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, 1959 में बना था। ठीक है, नेपाल का जो गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, ये 1959, भारत और नेपाल, यानी भारत में बिहार। ठीक है, और फिर इसमें उत्तर प्रदेश ही शामिल है। उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर प्रदेश और नेपाल संयुक्त प्रयास का परिणाम है ये। और ये वाल्मीकि नगर बैराज। ठीक है, वाल्मीकि नगर बैराज, एक बार बिहार स्पेशल किताब में पढ़ लेना, आपके पास है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वहां से ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां से पढ़ लेना इसको। और इसमें दो नहर है,
दो भारत में है और दो नेपाल है। मतलब पूर्वी और पश्चिमी नहर, ठीक है। तो दो दो नहर है, दो नेपाल में और दो भारत में, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इस पे आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर लिख देना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। देखो ये भी अपने आप में काफी लोकप्रिय परियोजना रहा है, खास करके अगर हम देखें तो विश्व की जो विशालतम परियोजना में से एक है। ये विश्व की सबसे विशालतम परियोजना में एक है, ठीक है। और आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किस तरह से और मरुस्थल का स्वरूप बदला, ठीक है ना। और कहो तो एक इसका भी और वैसे प्रकृति का भी देन है। दुनिया का एक मात्र मरुस्थल अपना थार मरुस्थल है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, अधिक है कि नहीं है। जी सर। हाँ, तो देखो ये जो बना है, इसमें लिख लो सतलज और ब्यास। सतलज प्लस ब्यास, लिख लिया, सतलज प्लस ब्यास। क्लियर। सतलज और ब्यास ये आपका पंजाब में यहाँ की हीरा 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 बैराज, ये हीरा की बैराज है, बैराज, ठीक है। यहाँ से एक नहर निकाली गई है और ये एक फीड नहर है, निकाली गई है। और ये कहाँ तक लेकर के गया है, थार मरुस्थल तक, ठीक है। क्लियर। इसमें जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चाहो तो लिख लो। वो इंदिरा गांधी नहर जो है ये परियोजना सतलज और ब्यास, ठीक है, हीराकुंड बैराज से लिख लिए हैं। हीराकुंड बैराज लिख लिया। सर ये हीराकुंड और हीरा बैराज। हीराकुंड बोला तो है मैंने, शॉर्ट में लिखा है। सर हीराकुंड को मगहा में देते हैं ना। हाँ, ये इसमें देखो सतलज और ब्यास पे हीरा हीरा बैराज करके है, हीरा की बैराज है, ठीक है। हीराकुंड तो वहां हो गया महानदी पर, उड़ीसा, अभी लिखवाया था, ठीक है। हीरा की बैराज है, यहाँ से निकाल करके। इसमें देखो, इसमें जो लाभान्वित, खास करके जो लाभान्वित है थार मरुस्थल का, जैसे गंगा नहर, बीकानेर आदि, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब है, ठीक है। देखो एक सर इसमें राजस्थान और पंजाब हरियाणा सब हो जाएगा ना। नहीं, देखो मुख्य रूप से जो ये होगा तो सब, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो राजस्थान, जैसे राजस्थान का जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया था, जो खास करके सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। हीरा की बैराज। नेक्स्ट देखो, एक टिहरी बांध, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अगर आपने रिवीजन करा होगा तो देखा होगा। टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। देखो ये पिछले क्लास में जब हमने गंगा नहर तंत्र देख रहे थे, वहां पे देखा था किन दो नदियों के संगम पे है ये, गढ़वाल हिमालय में किन दो नदियों के संगम पे। हाँ, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी प्लस भीलंगाना,
तेलंगाना, तेलंगाना, भागीरथी प्लस तेलंगाना लिख लो तो संगम है, ठीक है, भागीरथी प्लस तेलंगाना। अब देखो यहाँ पर इसकी बांध से जो एक निर्मित सागर है उसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर, लिख लो, स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। और इससे से भागीरथी और तेलंगाना से और जो टिहरी बांध बना हुआ है इस पे, इसी पर स्वामी राम तीर्थ सागर है, ठीक है। अब देखो ये भूकंप के, अगर हम भूकंप जोन की बात करें तो भारत में भूकंप जोन में कौन से जोन में आता है ये? हिमालय टिहरी वगैरह सर 5वां जोन में आता है, ये भूकंप के 5वें जोन में आता है। और इसके कारण ये क्या है, काफी संवेदनशील है, ठीक है, क्लियर। और ये हिमालय के एक प्रमुख फॉल्ट पे भी है, ये कई सारे विवाद का कारण रहा है। उसके बाद देखो जब इस तरह का बहुद्देशीय परियोजना बनता है तो सबसे बड़ी क्या होती है कि एक बहुत बड़ा जो हमारा जैव विविधता का क्षेत्र होता है वो जलमग्न होता है। दूसरा आसपास का जब हम देखते हैं कि मान लो अगर हम प्राकृतिक रूप से डेवलप करते हैं, ये प्राकृतिक है स्वामी राम तीर्थ सागर, तो आसपास की जो एरिया है वो जलमग्न होगा, तो वहां के जो बसावटी है मतलब लोग है वो भी प्रभावित होते हैं, यानी कई सारा गांव क्या होता है जलमग्न हो जाता है। जिसमें अगर देखो यहाँ पे इससे राम सागर तीर्थ सागर से लगभग 22-23 गांव तो पूर्णतः डूब गया, और कई सारे गांव जो है मतलब 50 से अधिक गांव अंशतः प्रभावित हुए। तो इस पर भी काफी और विवाद हुआ था। इससे जुड़ा क्वेश्चन पढ़े थे कि वहां से जो लोग उजाड़े गए वो कहाँ बसाए गए, ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, अब लोग जो होते हैं वो आसपास के क्षेत्र में ही, मतलब क्योंकि वो वहां के रिचुअल होते हैं, अब उनको तो कहीं बाहर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी लोग ये इसीलिए कई जो एक तरह से कहें कि जो पर्यावरण प्रेमी है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने मेघा पाटेकर जी का नाम सुना होगा, उनसे बाद में आमिर खान भी जुड़ा था, खास करके जो नर्मदा बचाओ अभियान करके था, उसमें तो केवल नर्मदा बचाओ नदी से संबंधित नहीं था, उसमें आदमी का जो पुनर्स्थापन होता है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होता है लोगों के लिए। कारण है कि जो बरसों तक वहां रह चुका है, उनकी जमीन है और उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता, प्रॉपर जो उनका हैबिटेशन का एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए नहीं मिल पाता है। लोगों की ये हमेशा मांग होती है कि भाई स्वाभाविक है कि अब जो लोग प्रभावित हुए हैं और जितने स्तर से प्रभावित हुआ है उतना रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि किसी को दुख होगा, ठीक है। ये है। अब देखो नर्मदा घाटी परियोजना और केन बेतवा है, कई सारे परियोजना, चलो लिखो कितना टाइम कितना हुआ है, रीडिंग दीजिए, लिख लेते हैं और जितना टाइम क्लास है इसकी एक लिख लो। देखिए नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नर्मदा घाटी परियोजना, हाल ही ये बहुद्देशीय परियोजना आधुनिक तीर्थ या मंदिर के लिए, लेकिन कई लोगों के लिए, कई क्या मतलब हजारों लोगों के लिए भी दुखदायी भी हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो हमें मैंने एक लिखा था इस पे कि जब हम विकास करते हैं तो अंधाधुंध की विकास की प्रक्रिया में हमें प्रकृति को साथ में ले करके चलना चाहिए, ठीक है। तो जो इस पर सेव आवर रिवर करके एक ग्लोबल लीडर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से, तो उसको दिया था नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। इसमें लिख लीजिए ये इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और
महाराष्ट्र। क्लियर। अब देखो नर्मदा घाटी परियोजना में जो शामिल है, इसमें मुख्यतः लिख लीजिए, गुजरात में सरदार सरोवर कहाँ है? सरदार सरोवर तो सरदार गुजरात में होगा क्योंकि अभी पहले बना है इसकी वजह से गुजरात। क्या बोलते हैं अभी। और लिबर्टी मत कह देना, ठीक है। गुजरात और नर्मदा, एक हो गया मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, नर्मदा। नर्मदा सागर बांध, ठीक है, एमपी, मध्य मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से अगर सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना में आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है ना। लिख लिया। सर नर्मदा घाटी परियोजना में ही सब है ये सरदार सरोवर। हाँ, नर्मदा घाटी परियोजना में दो बांध हैं, एक है सरदार सरोवर और दूसरा नर्मदा सागर बांध, ठीक है। वो है, एक गुजरात में है सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध एमपी में। ये नर्मदा, ठीक है, घाटी परियोजना का हिस्सा है। क्लियर। ये गुजरात के क्या बोलते हैं, भंटूच करके जगह है शायद, और वहां पे ये प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश में अब देख ही रहे हो कि जो भले ही कहने का अगर देखें इसमें कि मध्य प्रदेश की परियोजना है कौन सा, नर्मदा सागर परियोजना। चाहो तो ये पॉइंट लिख लो मेरे ख्याल से। अब देखो जैसे इन परियोजना का अगर देखा जाए वो सब इस मतलब की जो परियोजना है, इस परियोजना से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन यही बना दे कि नर्मदा घाटी का, पूरे बात कर दे नर्मदा घाटी परियोजना का सर्वाधिक प्रभावित, मतलब दुष्प्रभाव जिसको हम कह सकते हैं, वो सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पे पड़ा है? एमपी पे। ध्यान रखना, इस परियोजना का सर्वाधिक दुष्प्रभाव या नर्मदा घाटी दे दे या नर्मदा सागर दे दे, ठीक है। और इससे सबसे ज्यादा नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ किसको हुआ है? सबसे ज्यादा लाभ गुजरात को हुआ है। ये ध्यान रखना, जैसे अगर कोई कहीं स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन बना दें तो लिख सकते हैं। एक छोटा सा हेडिंग पॉइंट डाल करके लिख लो और लिख लेना बिहार स्पेशल में, देख लेना एक नदी जोड़ो परियोजना में कौन कौन सी नदी, अभी मैंने पढ़ा नहीं है बिहार स्पेशल का कि लिखवा दूं आपको या नहीं, तो बिहार स्पेशल का एक बारी मैं पढ़ लूंगा, तब एक बारी लिखवा भी दूंगा। आप एक बारी लिख लो, बिहार में नदी जोड़ो परियोजना के जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी नदी जोड़ने का काम किया गया है। जैसे कि एक उसमें अब जैसे अमृत क्रांति करके जब शुरुआत की गई थी 2005 में, ठीक है, क्लियर। उस समय जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना का शुरुआत किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें उभर करके आई कि और नदियों को जोड़ करके, जो खास करके बिहार में भी, कि किस तरह से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो कैसे अभी आपने देखा कि किस तरह से गंगा पानी को लिफ्ट किया गया है, तो कहाँ से कहाँ उसे कौन कौन से
जिला लाभान्वित हुआ है। तो ये सब चीजें कुछ देख लेना, ठीक है। एक लिख लो, नेक्स्ट लिख लीजिए। अ, अमृत क्रांति याद रहेगा? अमृत क्रांति 2005 का है, शायद अगस्त में 2005 में शुरू हुआ था। वो मुझे याद आया तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट परियोजना पे लिख लीजिए बगलीहाल परियोजना। बगलीहाल अमृत क्रांति के तहत कौन सा नदी जोड़ा गया? परियोजना, उसके बाद देखो, उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट लाए गए थे जब अमृत क्रांति आया था। शायद 25 अगस्त के आसपास आया था। सीधा लिख लो अगस्त, एक बार चेक कर लेना, मुझे 25 अगस्त याद आ रहा है 2005, ठीक है। उसमें प्रायद्वीपीय विकास योजना के अंतर्गत प्रायद्वीप भारत का जो नदी है उसको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। पहला केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक, उसके बाद कई सारी नदी जोड़ने की बात हुई थी। देखो बगलीहाल परियोजना किस नदी पर है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। देखो बगलीहाल परियोजना पे भी क्वेश्चन पूछा है, किस नदी पे है ये बगलीहाल परियोजना? बगलीहाल नहीं याद है? चिनाब, चिनाब नदी, देख लिया। बगलीहाल ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बगलीहाल परियोजना। और ये आपका चिनाब नदी पर है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, ठीक है, लिख लिया। जी सर। इसको अब थोड़ा हमारा दिमाग में बिहार में आ गया था तो पर इसको क्या ठीक पर बिहार क्या थोड़ा दिमाग में आ गया था कि बिहार में कहाँ ऐसी योजना है? ना 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 ना, बिहार नहीं। मैंने वो एक मुझको याद आ गया ना, वो थोड़ा सा केन बेतवा लिंक परियोजना का याद आया, वो मैं सोचा कहीं मैं भूल जाऊंगा। बिहार में ही घूम रहा था। नहीं नहीं, मैं भूल जाऊं इसीलिए मैंने बोला कि एक बार लिख लो, क्योंकि नदी परियोजना पढ़ रहे थे तो नदी जोड़ो परियोजना याद आया, तो मुझे लगा पढ़ाते पढ़ाते कहीं भूल जाऊंगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैंने बोला बिहार स्पेशल में इसको पढ़ लेना। और जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो क्वेश्चन शायद हमने डिस्कशन किया था ना टीचर वाला में, बीपीएससी ने पूछा था ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन नदी जोड़ो वाला में। नहीं, अभी आप लोगों को नहीं करवाया है, ज्योग्राफी अभी नहीं करवाया है। अभी हमने क्या करा है, जीएस करा है और हिस्ट्री का पार्ट करा है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पोल साइंस, ये तीनों है अभी। इसके बाद 10+2 का जो क्वेश्चन है ना, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, मैं उसका भी प्रैक्टिस आप लोगों के पेपर से पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, या नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसको देख लेना। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, उसमें बस इतना ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट के लायक हैं और जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शनल के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है या कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो आपके बीपीएससी एग्जाम में भी बन सकता है। बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सारे, क्वालिटी में भी अच्छा क्वेश्चन है मैंने देखा। तो ये अब देखो इसमें जो ये थोड़ा सा विवादित है, बगलीहाल परियोजना 1960 का जो हमारा सिंधु जल समझौता है, इसका उल्लंघन मानता है पाकिस्तान, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इस पे क्या किया था, ठीक है, सुलझाने का प्रयास करा था, ठीक है। तो चिनाब परियोजना या बगलीहाल परियोजना जो चिनाब नदी पे है, ध्यान रखना इसको पाकिस्तान 1960 का जो सिंधु जल विभाजन का जो समझौता हुआ है, ठीक है, उसका क्या मानता है, उल्लंघन मानता है। और एक ये बताइए, एक क्वेश्चन, किशन गंगा परियोजना कहाँ है? किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा किसान परियोजना, गंगा जम्मू कश्मीर में होगा क्योंकि वो झेलम की सहायक है वेरी गुड। गंगा नदी। ये झेलम नदी लिख लो, ये भी झेलम नदी की हिस्सा है, झेलम नदी, झेलम, ठीक है। इसे भी पाकिस्तान 1960 का जो समझौता है उसका उल्लंघन मानते हैं, ठीक है?
क्लियर? ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा वो क्या कहते हैं अमृत जो योजना वाला मैंने बताया कि 2005 का लिख लीजिए। उसमें जैसे बताया केन बेतवा, ठीक है, अमृत क्रांति में। और बाद में देखा कि गंगा कावेरी लिंक का भी विकास करना कि किस तरह से मतलब कि जल को उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाना। ठीक है, तो गंगा नदी के जल को किस तरह से हमें कहाँ पहुंचाना है, कावेरी लिंक तक पहुंचाना है। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत देखो, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लिखिए। तो लिखो कुछ महत्वपूर्ण योजना, कुछ महत्वपूर्ण योजना जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण योजना लिखिए। जैसे लिखो, एक तरफ लिख देना परियोजना, परियोजना संबंध, संबंध, और तीसरे तरफ लिख दो नदी, परियोजना संबंध और नदी। पहला लिखो चोखा परियोजना, चोखा परियोजना किस देश से संबंधित है बताइए? चोखा परियोजना भारत और भूटान। चोखा परियोजना किस नदी पे है? बांगचू। दूसरा लिखो टाला परियोजना, टाला परियोजना कहाँ है ये? टाला परियोजना भारत के किस राज्य में है? सर हमको लग रहा है हिमाचल प्रदेश की तरफ होना चाहिए, अलग कहीं, पानी का विवाद नहीं है। कहीं भी नहीं है भारत में, लिखिए भूटान। भूटान में। हाँ, भूटानी भारत के सहयोग से बना है, ये भी बांगचू नदी पे। तीसरा संतोष परियोजना, संतोष परियोजना ये भी भारत और भूटान पे है। भारत और भूटान संतोष, एक बार देख लेना इसको और किस नाम से नदी को जाना जाता है। नंबर चौथा संतोष हो गया। नेक्स्ट लिख लो पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना। ठीक है, पंचेश्वर परियोजना लिख लिया। ये कहाँ है पंचेश्वर परियोजना? ये आपके बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है पंचेश्वर परियोजना। ये भारत और नेपाल के लिए, भारत और नेपाल किस नदी पर है? महाकाली, महाकाली नदी पे है। नंबर 5 टनकपुर परियोजना, किस राज्य में है टनकपुर परियोजना? ये भी भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल, और ये भी आपका महाकाली नदी पे। टनकपुर, पंचेश्वर, ठीक है, ये दोनों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं, दोनों महाकाली नदी पर है। एक है शारदा बैराज, शारदा बैराज, ठीक है, शारदा बैराज, ये भी भारत और नेपाल। और ये किस नदी पे है शारदा? काली नदी, ठीक है, काली नदी पर। क्लियर? पढ़ना है, लिख लिया? तो काली या महाकाली? काली नदी, काली नदी, शारदा बैराज।
अच्छा ये बताओ, सिंचाई पढ़ रहे हो तो एक बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा था, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन पता है ना, जो बूंद बूंद छिड़काव करता है, खेत में कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और देखोगे कि वो चक्री की तरफ घूमता होता है, कई बार पार्क वगैरह में भी देखने को मिलता है। उसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, चारों तरफ बूंद की छिड़काव होती है वर्षा की तरह है। जी सर, इसका सब नहीं बोलते। ड्रिप इरिगेशन देख सुना है, पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में है। पढ़े हैं ज्योग्राफी में, ये सब पढ़े हैं, लेकिन मतलब उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। किस देश से मतलब कि इसका विकास किया था ड्रिप इरिगेशन का? नहीं कीजिए। ड्रिप सिंचाई या इरिगेशन, ये भारत में लिया था इजराइल से। ठीक है, इजराइल की देन है, ध्यान रखना ड्रिप इरिगेशन। ये था, देखो अब भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना और कुछ झील के बारे में भी हमने देखा कि झील कितने तरह के होते हैं, और लगभग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में एक क्लास में हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो जैसे जलवायु है, तो जलवायु एक बड़ा टॉपिक है कि आप केवल अभी बिहार के जलवायु को कंसिडर करो, और भारत की जलवायु आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं इसको अभी यहाँ तक रखता हूँ, और आ जाता हूँ मैं, जैसे वायुमंडल जलमंडल ये सब थोड़ा करवा देता हूँ, वहां से भी क्वेश्चन लगता है। नेट क्लास करते हैं, और ज्योग्राफी का एक रोज हिस्ट्री एक रोज ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी संडे के साथ। क्वालिटी का पार्ट काम हो गया है, एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं। सर कब क्लास की बात करना, क्या कब कब क्लास का बात बोला? अल्टरनेट क्लास रखेंगे, एक रोज हिस्ट्री एक रोज ज्योग्राफी का जो पार्ट है। पॉलिटी अपना समाप्त हो गया, आज पॉलिटी का रखेंगे। स्थानीय निकाय के बारे में, जो पंचायतें वगैरह है, पंचायतें नगर पालिका, ये सब समझ लेंगे आज, मतलब भाग 9 और 10 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो तो हो बिहार जाए। का मर्डर पढ़ा, क्या बिहार का, क्या बिहार का? बिहार का मर्डर, बिहार मर्डर का मॉडर्न इंडिया। मर्डर हिस्ट्री। हाँ, तो वही मॉडर्न इंडिया में बिहार ना। ठीक है, हिस्ट्री शुरू करेंगे तो बिहार का ही शुरू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें अलग से पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब मैं चाह रहा था कि जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, तो साथ के साथ बिहार को हिस्ट्री के साथ, क्योंकि अलग एक इतिहास पढ़ाना, मुझको फिर एक बिहार का स्पेशल हिस्ट्री लेना कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं करता, तीन पढ़ा दीजिएगा। नहीं, प्रचार प्राचीन नहीं, मैं मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप प्राचीन पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने पढ़ा कि प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल का अब पूरा तो उतना ऑप्शनल की तरह नहीं पढ़ना है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल की सबसे पहले भारत में कहाँ, मतलब पाषाण काल कहाँ से मिला, उसको किस नाम से जानते हैं। फिर वहीं पे हम आपको पढ़ा देंगे बिहार स्पेशल का, कि बिहार में कौन कौन से जगह प्राग ऐतिहासिक काल है। फिर हड़प्पन पे आ जाएंगे, तो हड़प्पा में बिहार से कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो हड़प्पा हो गया हमारा। इसके बाद वैदिक काल में, तो वैदिक काल में क्या, ऋग्वेदिक काल में कुछ बिहार के बारे में प्रमाण मिलता है। तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से कीकट नाम सुना होगा। ठीक है, और मतलब कि जिसे अछूत प्रदेश का मतलब, यहाँ पे अछूत का मतलब ये नहीं है कि छुआछूत वाला, अछूत का मतलब था जिसे नहीं प्राप्त किया गया हो। ध्यान रखना, बहुत लोग गलत बनाते हैं, क्योंकि छुआछूत जैसी अवधारणा ऋग्वेदिक काल में है ही नहीं। जो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वो जो 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वां मंडल में जो लिया गया है, बहुत लोग इसको गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि उस समय छूत जैसी अवधारणा है ही नहीं। सामाजिक वर्गीकरण भी कार्य के आधार पे है। और ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद में एक आदमी है, वो कहता है कि मेरी माँ आटा पीसने का काम करती है, मेरे पिताजी वैद्य है और मैं किसान। बात समझ में आए? कई सारे पेशा के लोग एक साथ रह रहे हैं। और 10वां मंडल जो वर्गीकरण करता है समाज का, जहाँ पे प्रजापति के मुख से ब्राह्मण है, भुजा से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य या जंघा से वैश्य, और पैर से शूद्र है, वहां पे भी अस्पृश्यता या छूत जैसी अवधारणा नहीं है।
ठीक है, फिर हम शतपथ ब्राह्मण में देखेंगे कि किस तरह से जो शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को लेकर के गोविंद माधव आगे की ओर चले थे और वो चलते चलते बिहार में भी पहुंचे। ठीक है, और बिहार में उसका जो रास्ता रोका था वो कौन सी नदी है? सदा नीरा। सदा नीरा किसको बोलते हैं? गंडक को। गंडक। ठीक है, तो वो वहां पे हमें उसका मिलता है। इसके बाद देखो जैसे आओगे जनपद का, तो जनपद काल में हमारे पास तीन जनपद है जो बिहार से काफी महत्वपूर्ण है। तो जब जनपद पढ़ेंगे तो कितने जनपद थे इस ग्रंथ में जनपद के बारे में मिलता है। जनपद की राजधानी कौन कौन सी थी, बिहार में कौन से जनपद थे, और उसके लिए अब हमें ये देखना है कि उसकी राजधानी क्या थी और क्या क्या वहाँ की विशेषता है। तो साथ के साथ हो गया। तो अलग तो पढ़ना, मेरे ख्याल से अलग पढ़ना कोई तर्कसंगत नहीं है कि बिहार का इतिहास अलग पढ़ो। अब मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ोगे तो अब जैसे असहयोग आंदोलन है, तो क्या असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका नहीं है? असहयोग आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ, क्या था, और उसमें बिहार की भूमिका ऐसे पढ़ रही है। बात समझ रहे हो? तो जी कोई सब ठीक है, लेकिन जैसे कि ये है ना, वो जो भूत वगैरह है तो क्वेश्चन दिया है, तो उसमें बिहार अगर आप पढ़ाएंगे तो बिहार में जो है वो पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसी को बताया है, लेकिन इंडिया के बारे में ज्यादा बताया है हम्म, उसमें। जो तो अच्छा चैप्टर वाला है, वो मैं करवा दूंगा ना, या फिर बिहार स्पेशल तो वह बुक में। इंडिया के बारे में, इंडिया से जुड़ी चीज ज्यादा है और बिहार से जो चीज जुड़ा है तो हाँ, उसके बारे में उसको कम होता है। तो बिहार स्पेशल बुक ले रखा है कि नहीं? चलो क्लास समाप्त करते हैं, इसकी क्लास होने वाली है। ठीक है, जी ठीक। ठीक है, बिहार स्पेशल ले लीजिए। ठीक है, तो वो रजनीकांत सर वाला है। ठीक है।